डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि द्रव क्रिस्टलों की उपयोगिताएं क्या होती हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। ठोस और द्रव के मध्य की जो मध्यवर्ती अवस्था है, मेसोमॉर्फिक स्टेट है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, उसको हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। और जो मेसोमॉर्फिक स्टेट है, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, इसके हमने संरचनाओं के आधार पर क्लासिफिकेशन देखा था कि निमेटिक और स्मैक्टिक दो प्रकार के होते हैं। इसके अलावा हमने मिक्स लिक्विड क्रिस्टल्स और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम इन द्रव क्रिस्टलों की क्या उपयोगिता है, इनकी क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्रव क्रिस्टल की उपयोगिता क्या है। गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। जो निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, निमेटिक प्रकार के द्रव क्रिस्टल है, उनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उनमें न्यूमेरिक डिस्प्ले के अंदर होता है। कैलकुलेटर, वॉच आदि में जो न्यूमेरिक डिस्प्ले है उसमें इनका उपयोग होता है। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, औद्योगिक इकाई हैं, उनमें स्नेहक के तौर पर इनका उपयोग होता है एज लुब्रिकेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स। फिर जो कंपाउंड्स हैं, उनके जब हम स्ट्रक्चर की स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज करते हैं तो उनमें एज सॉल्वेंट, विलायक के तौर पर इनका उपयोग होता है। यानी कि विषम देशिक जो गुण वाले यौगिक हैं, उनकी जब संरचनाओं के हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन करते हैं तो उसमें इनका उपयोग विलायक के तौर पर किया जाता है। कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स का उपयोग थर्मोग्राफी विधि के अंदर किया जाता है। थर्मोग्राफी विधि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है और कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है। इसके बारे में और 7 सेगमेंट सेल यानी कि 7 खंड सेल के बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मोग्राफी क्या होती है। So when the temperature of solid substance is increased, then the change of solid to mesomorphic state and then to liquid state may be represented by a temperature time curve which is known as thermography. कि जो भी ठोस पदार्थ है उनका ताप बढ़ाने पर वो पहले मध्यवर्ती अवस्था में, उसके बाद में वो लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था में जो परिवर्तित होते हैं, उसको जब हम ताप और समय वक्र के आधार पर दर्शाते हैं तो उसी को हम थर्मोग्राफी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक ग्राफ खींचा हुआ है। इसमें y एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया है और x एक्सिस जो है वहां पर हमने समय लिया है। और जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करना प्रारंभ करते हैं तो स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ इसमें ताप बढ़ता जा रहा है और ताप बढ़ता जा रहा है और सॉलिड स्टेट जो है उसका टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। इस पॉइंट पर आकर जो सॉलिड है वो अब लिक्विड क्रिस्टल के अंदर परिवर्तित होना प्रारंभ होता है और सॉलिड और लिक्विड क्रिस्टल के मध्य में साम्य या इक्विलिब्रियम यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाता है। जब सॉलिड ठोस अवस्था और द्रव क्रिस्टल के मध्य में इक्विलिब्रियम, मध्य में साम्य हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, ताप है, वो कांस्टेंट रहता है और इस पूरे संक्रमण को मतलब पूरा होने तक की, यानी कि पूरी की पूरी ठोस अवस्था जो है वो द्रव क्रिस्टल के अंदर जब परिवर्तित हो जाती है तो अब इसका पुनः जो है ताप वो इंक्रीज होने लगता है। जब ये ताप इंक्रीज होने लगेगा, यहाँ पर द्रव क्रिस्टल है, द्रव क्रिस्टल अब इस पॉइंट पर आकर पुनः लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, द्रव के अंदर परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर द्रव क्रिस्टल और द्रव प्रावस्था के मध्य में साम्य पाया जाता है। इस पॉइंट पर आकर ये पूरी तरीके से द्रव के अंदर परिवर्तित हो जाता है और अब हम जैसे जैसे ताप को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये लिक्विड का ताप, द्रव अवस्था का ताप बढ़ता जाएगा और इस पॉइंट पर आकर जो लिक्विड है वो अब गैसीय प्रावस्था के मध्य में साम्य स्थापित कर लेगा और फिर ये पूर्णतः गैसीय प्रावस्था के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसीय प्रावस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और किस प्रकार से यहाँ पर 3 साम्य, 3 इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कोलेस्टेरिक जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उसका उपयोग थर्मोग्राफी में किस प्रकार होता है। कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स की जब हमने संरचना पढ़ी थी, स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हमने ये कहा था कि सर्पिलाकार होते हैं, स्पाइरल होते हैं, इसमें कई सारे ग्रुप्स होते हैं और वो जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग एंगल पर अंदर उसमें अरेंज होते हैं। जब ये समूह जिस हिसाब से ओरिएंट होते हैं तो अलग अलग जब एंगल पर होंगे तो उनके मध्य में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है और जो रिक्त स्थान है इसका जो परिमाण है वो टेम्परेचर के साथ साथ, ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है।
और जब ताप के साथ साथ ये परिमाण परिवर्तित होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो जो परावर्तित प्रकाश है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेडिएशन है, उसकी तरंग दैर्घ्य में परिवर्तित होती है, यानी कि जो चेंज इन वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट भी होता है। और जैसे ही हमें मालूम है कि तरंग दैर्घ्य चेंज होगा तो कलर रंग भी परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कॉलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल के मध्य में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान का परिमाण ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है, उसके कारण जो परावर्तित प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य भी परिवर्तित होगी और इस प्रकार उनका जो रंग है उसका भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार बॉडी के अंदर कहीं पर भी अगर हमको टेम्परेचर ताप लेना हो तो वो इस चेंज के आधार पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारण इसका कर सकते हैं। थर्मोग्राफी जो है बेसिकली एक संसूचन और रिकॉर्डिंग विधि है, डिटेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग मेथड है। इसके अंदर जब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर जो आईआर रेडिएशन के थ्रू जो ऊष्मा लिबरेट होती है, मुक्त होती है, उसका मापन किया जाता है और इस मापन के आधार पर ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग जो एरिया है उनके टेम्परेचर के का रिकॉर्ड कर कर। तो इस प्रकार जैसे हम देखते हैं कि जो बॉडी है उसके अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, कोशिकीय उपापचय होता है। जब कोशिकीय उपापचय होगा तो वहां पर ऊष्मा प्रोड्यूस होगी। जो ऊष्मा प्रोड्यूस होगी वो पूरी बॉडी के अंदर रक्त और लिम्फ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होती है, वितरित होती है। कि हम ये जानते हैं कि जो कोशिका है उसमें मेटाबॉलिज्म की अभिक्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय होता है, उसमें कुछ न कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी और ये ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड या लिम्फ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इसका लॉस होता है, इसका ह्रास होता है। अब ह्रास किस किस फॉर्म में हो सकता है? तो पहला जो ह्रास होता है वो विकिरण की फॉर्म में होता है, यानी रेडिएशन की फॉर्म में होता है। रेडिएशन के फॉर्म में जो ह्रास होता है वो होता है 40%। वाष्पन के द्वारा जो इनका लॉस होता है वो होता है 20% और कन्वेक्शन यानी कि संवहन के द्वारा जो इनका लॉस होता है वो होता है 30%। तो इस प्रकार थर्मोग्राफी के पहले ये 3 प्रकार के ह्रास हैं, इसमें से 2 प्रकार के ह्रास यानी कि वाष्पन और संवहन के द्वारा जो ह्रास हो रहा है इसको हम ताप को कम करके कम कर देते हैं। तो अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब खाली जो अवरक्त जो विकिरण है, इंफ्रारेड जो रेडिएशंस है, इनके द्वारा जो होने वाला ऊष्मा का ह्रास है उसी को हम अब सही मापन उसका हम कर लेते हैं और उसी के आधार पर थर्मोग्राफी की एप्लीकेशन को हम देखते हैं। कलर थर्मोग्राफी यानी कि वर्न थर्मोग्राफी, ये बेसिकली जो डिजिटलाइजेशन है ऑफ मिनी और माइक्रो कंप्यूटर है उसके ऊपर आधारित है, यानी माइक्रो और मिनी कंप्यूटर के जो डिजिटलीकरण है उसके द्वारा ये की जाती है। इसके अंदर जो इंस्टेंट फिल्म है या जो प्रोसेस है उसको हम फोटोग्राफी जो डिस्प्ले है उसको रिकॉर्ड करने के काम में लेते हैं और इंकजेट जो प्रिंटर है उसके द्वारा इसकी हार्ड कॉपी निकाल ली जाती है। फिर लेते हैं हम संपर्क थर्मोग्राफी यानी कि कॉन्टेक्ट थर्मोग्राफी। कॉन्टेक्ट थर्मोग्राफी न्यूमेटिक और कॉलेस्टेरिक जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो संसूचक के रूप में इसमें उपयोग में लिए जाते हैं। जो भी कायरल मॉलिक्यूल्स है विद परमानेंट पोलराइजेशन, उनकी कुछ टिल्टेड फेजेस होती हैं और जो टिल्टेड फेजेस होती हैं ये फेरो इलेक्ट्रिक इन नेचर होती हैं और जब ये फेरो इलेक्ट्रिक इन नेचर होंगी तो ये फेरो इलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल्स है ये न्यूमेटिक के कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर रिजल्ट देते हैं और इसी के कारण इनका उपयोग जो है वो इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर किया जाता है। जैसा कि हमने ये देखा कि जो संपर्क थर्मोग्राफी है उसमें न्यूमेटिक और कॉलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल संसूचक का उपयोग किया जाता है। जो स्थायी ध्रुवन वाले कायरल मॉलिक्यूल्स है उनकी जो नत अवस्थाएं होती हैं वो फेरो विद्युतीय होती है और जो फेरो विद्युतीय जो द्रव क्रिस्टल होता है वो न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल की तुलना में अधिक उपयोगी होता है, अधिक अच्छे परिणाम देता है। इसीलिए इसका उपयोग जो है वो विद्युत प्रकाशीय उपकरण के अंदर किया जाता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइस के अंदर किया जाता है। थर्मोग्राफी की क्या उपयोगिता है? तो कई प्रकार की बीमारियों को पहचानने में इसका काम में लेते हैं। कई टाइप की जो डिजीज है उनको डिटेक्ट करता है। जैसे पहला है आभासी लिम्फ नोड या सुपरफिशियल लिम्फ नोड को का निर्धारण करता है। ये मैलिग्नेंसी की पहचान करता है, दुर्धर्मता जिसको हम बोलते हैं उसकी भी पहचान करता है। ये मैलिग्नेंट मेलानोमास अगर हो कि जो दुर्धर मेलानोमास है उसका भी निरीक्षण करता है। फिर सोर्स और अल्सर हो जाए, दाह और व्रण हो जाए तो उसके दाब की मात्रा का भी ये निर्धारण कर सकता है। फिर दहन का निर्धारण यानी कि वो फुल थिकनेस बर्न है या पार्शियल थिकनेस बर्न है, कि अगर पूर्ण सघनता दहन है या आंशिक सघनता दहन है,
इसमें विभेद कर सकता है, ताकि इन्फेक्शन का जो खतरा है, संक्रमण का जो खतरा है, उसको हम कम कर सकते हैं। फिर नॉन इन्वेसिव इन्वर्ट है, यानी कि जो धमनी रोग है उनका जो नॉन आक्रामक जांच है, नॉन इन्वेसिव इन्वर्ट ऑफ आर्टरी डिजीजेस, उसमें भी ये उसका भी मूल्यांकन कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो ये है कि पोजीशन ऑफ ट्यूमर, यानी रसोली की जो स्थिति है बॉडी के अंदर, उसकी ये पहचान कर सकता है। इसको हम किस प्रकार से काम में ले सकते हैं कि इस विधि के अंदर जो कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी को हम इंजेक्शन में ले लेते हैं, और उसके द्वारा जो भी कैंसर प्रभावित क्षेत्र है, जिस भी शरीर के अंदर, जिस भी ऑर्गन में ये कैंसर हो रहा है, उसके अंदर इसको इंजेक्ट करा देते हैं, उसको प्रवेश करा देते हैं। जब प्रवेश करवा देते हैं तो विकिरणों का जो प्रभाव होता है उसको हम डिटेक्टर के माध्यम से उसका हम अध्ययन करते हैं। तो जो शरीर के जो भी कैंसर प्रभावित एरिया होगा, जिस एरिया के अंदर कैंसर होगा या कैंसर सेल होंगी, उनका जो ताप है वो अन्य भाग की तुलना में डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो कोशिकीय उपापचय है उसका काफी रेट कैंसर सेल के अंदर बढ़ जाती है। मतलब जो हमने देखा है कि वहां पर मल्टीप्लिकेशन जो है सेल का बहुत तेजी से होता है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल अलग होता है कैंसरस पार्ट में। तो इस प्रकार जो भी परावर्तित विकिरण होंगे, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, उसकी तरंग दैर्घ्य भी अलग होगी। तो इस प्रकार हम जो भी कैंसर का जो एरिया है, जो कैंसर इन्फेक्टेड एरिया है, उसका हम बिल्कुल सही से पहचान कर सकते हैं, और उसी के आधार पर फिर नैनो डिवाइसेस के द्वारा उसी एरिया के अंदर हम मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं, ताकि वही एरिया के अंदर कैंसर सेल जो है वो खत्म है, उनका ट्रीटमेंट हो सके, और जो बाकी जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे बचा जा सकता है। तो थर्मोग्राफी इस प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है द्रव क्रिस्टल की। फिर सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है 7 सेगमेंट सेल, यानी कि 7 खंड सेल। ये निमेटिक जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उनकी उपयोगिता है, क्योंकि इनकी कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, प्रकाशीय गुण होते हैं इनके अंदर, और जो विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर जो प्रभाव है उसके आधार पर ये बहुत बड़ी उपयोगिता है, जिसको हम बोलते हैं 7 सेगमेंट सेल, 7 खंड सेल या 7 सेगमेंट सेल। सो चाक्षुष जो जिसको हम विजुअल न्यूमेरिकल डिस्प्ले कहते हैं, कि चाक्षुष संख्यात्मक प्रदर्श, जैसे कि हम कई जगह डिस्प्ले करते हैं जिसके अंदर नंबर्स का डिस्प्ले होता है। तो डिजिटल उपकरण के अंदर जो आवश्यकता होती है बेसिकली वो बहुत कॉमन है, सभी को इसकी आवश्यकता पड़ती है। और हम देखते हैं कि जैसे LCD है, LED है, इनका बहुत उपयोग होता है। और LED जो है उसमें LCD की तुलना में बहुत अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है, इसलिए आजकल LCD का उपयोग जो है वो ज्यादातर हम करते हैं। LCD की बहुत इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन जिसके बारे में अभी हमने बात की कि 7 सेगमेंट सेल है, और इसके अंदर जो सेट ऑफ सेगमेंट 7 सेगमेंट सेल लेते हैं हम, जो न्यूमेरिक डिस्प्ले के अंदर बहुत उपयोगी है। 0 से 9 नंबर तक, जैसा कि आपने देखा होगा अपने कैलकुलेटर के अंदर कोई घड़ी होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस जो कई जगह डिस्प्ले हो रहते हैं, इवन रोड्स पर जो आप देख सकते हैं कई जगह बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, वहां पर ये नंबर का डिस्प्ले चलता रहता है। ट्रैफिक लाइट्स के अंदर वहां पर जो कंट्रोल एरियाज जहां जहां भी पोजीशंस होती है वहां पर ये टाइमर्स लगे हुए होते हैं, तो वहां पर भी ये न्यूमेरिक डिस्प्ले होता है। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो बेसिकली इसका अब हम कंसेप्ट जानते हैं कि ये क्या है। तो ये 7 सेगमेंट सेल जो है इसको हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साइड वाली वर्टिकल्स लाइंस है, और यहाँ पर एक सेगमेंट F है, E है और B है और C है। इसी प्रकार इसके टॉप पर आप देख सकते हो कि क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल जो है शिखर पर एक सेगमेंट है A। एक इन दोनों जो आयत है इसको जो बीच में से जो सेक्शन कर रहा है, जो विभाजित कर रहा है, वहां पर भी एक सेगमेंट सेल G लिया है, और एक इसके अंदर जो बॉटम है रेक्टेंगल के वहां पर भी एक सेगमेंट सेल है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि टोटल इसमें 7 सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 टोटली खंड है, और इनको संयोजित रूप से इनके द्वारा कोई भी 0 से 9 तक के बीच के नंबर्स जो है वो यहाँ हम बना सकते हैं। कैसे करते हैं? बाइनरी कोड जो है उसमें चेंज करते हैं पहले, फिर उसकी डिकोडिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से स्क्रीन के ऊपर हमें 0 से 9 तक के जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे से चमकते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और जिसके कारण हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इनका इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है, जैसे कैलकुलेटर हुई, घड़ी हुई, मीटर है, थर्मामीटर है, इनमें अंक का प्रदर्शन
किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो द्रव क्रिस्टल है उनकी बहुत ही उपयोगिता है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो हमारी डेली लाइफ में भी।